हाय एवरीवन। आज की वीडियो में बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री इन परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग का साम्य। पूर्ण प्रतियोगिता की बात करें उद्योग की, तो किसी एक वस्तु में सिंगल कमोडिटी का प्रोडक्शन करने वाले सभी फर्मों के ग्रुप को या फर्मों के ग्रुप को इंडस्ट्री कहते हैं। या हम ऐसे कह सकते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सी प्रतियोगी फर्म्स होती हैं, उनके समूह को हम क्या कहते हैं? उद्योग कहते हैं। अब बात करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री फर्म, उद्योग का साम्य। उद्योग के साम्य देखिए, इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जब किसी इंडस्ट्री का उत्पादन न तो बढ़ रहा हो और न ही घट रहा हो, बल्कि एक स्थिर पोजीशन में हो, तब वह उद्योग इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होता है। इट मीन्स उद्योग का टोटल प्रोडक्शन उस समय स्थिर रहता है जब इंडस्ट्री द्वारा उत्पादित वस्तु की टोटल सप्लाई उसकी टोटल डिमांड के बराबर होती है। अब बात करेंगे कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन ऑफ इंडस्ट्री के क्या क्या कंडीशन है। देखिए, दो कंडीशन है। फर्स्ट, कांस्टेंट नंबर ऑफ फर्म्स इन इंडस्ट्री, जो हमने बात करी अभी। नीदर द न्यू फर्म विल एंटर इनटू द इंडस्ट्री नोर एनी फर्म विल लीव द इंडस्ट्री। मीन्स न तो कोई फर्म अंदर आ सकती है इंडस्ट्री में, न ही कोई छोड़कर जा सकती है। ये कांस्टेंट होना चाहिए। एक कंडीशन ये है। दूसरा, इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म्स, ऑल एग्जिस्टिंग फर्म्स ऑफ द इंडस्ट्री आर इन इक्विलिब्रियम। जितनी भी फर्म उस उद्योग में लगी हुई हैं वो सब कैसी होनी चाहिए? साम्य की स्थिति में होनी चाहिए। इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री अंडर परफेक्ट कंपटीशन ये दो तरह का होता है टाइम के अकॉर्डिंग। देखिए, फर्स्ट है इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री इन शॉर्ट पीरियड, अल्पकाल में उद्योग का साम्य। और दूसरा, इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री इन लॉन्ग टर्म, दीर्घकाल में उद्योग का साम्य। सबसे पहले हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री इन शॉर्ट पीरियड, अल्पकाल में उद्योग का साम्य। तो देखिए, अल्पकाल की बात करें तो अल्पकाल में एक उद्योग साम्य की स्थिति में उस समय होता है जब अल्पकाल में उसका उत्पादन कैसा होता है? स्थिर होता है तथा उसमें परिवर्तन की किसी प्रकार की कोई पावर जो है वो क्रियाशील नहीं होती है, क्योंकि उद्योग में उत्पादन सभी फर्मों के उत्पादन का योग होता है। इसलिए यह कांस्टेंट तब रहता है जब अल्पकाल में फर्मों का उत्पादन कांस्टेंट रहे, और अल्पकाल में भी फर्मों का उत्पादन तब स्थिर रहता है जब वे सभी फर्में शॉर्ट पीरियड में इक्विलिब्रियम की पोजीशन में हो। और ऐसा कब होगा? जब फर्मों का मार्जिनल कॉस्ट उसकी मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है। क्लियर? तो अब क्या कह सकते हैं हम कि शॉर्ट टर्म में इंडस्ट्री में लगी सभी फर्में साम्य की स्थिति में होती हैं, तब उद्योग भी अल्पकाल में साम्य की स्थिति में होता है। अब अल्पकाल की बात करें तो अल्पकाल में एक उद्योग साम्य की स्थिति में एबनॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और हानि तीनों पोजीशन हो सकती हैं। इसलिए शॉर्ट टर्म में उद्योग में साम्य की स्थिति में भी एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉस दोनों ही हो सकता है। और उद्योग में सभी फर्मों को अल्पकाल में केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है। तो यह उद्योग के पूर्ण इक्विलिब्रियम की स्थिति होती है, जो केवल एक संयोग ही होता है। तो देखिए, अब अल्पकाल में साम्य की स्थिति में उद्योग की अल्पकालीन टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई दोनों बराबर होती है। तो इंडस्ट्री डिमांड कर्व इन शॉर्ट टर्म क्या है? देखिए, डिमांड कर्व की बात करें तो अल्पकाल में उद्योग का मांग वक्र बाजार में उस वस्तु के उपभोक्ताओं के व्यक्तिगत जो डिमांड कर्व है उनका क्षैतिज योग होता है। और यह कर्व, यह वक्र यह बताता है कि विभिन्न मूल्यों पर उपभोक्ता कितनी कितनी मात्राएं खरीदने को तैयार है। और ये जो कर्व है, डिमांड कर्व है, बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। क्यों? क्योंकि ये हमें यह बताता है कि वस्तु
का जैसे जैसे मूल्य डिक्रीज होता है वैसे वैसे वस्तु की डिमांड बढ़ती है। फिर अब बात करेंगे इंडस्ट्री सप्लाई कर्व इन शॉर्ट रन। अल्पकाल में उद्योग का पूर्ति वक्र। उद्योग में लगी जितनी भी फर्में हैं उनके व्यक्तिगत सप्लाई कर्व्स का क्षैतिज योग्य उद्योग का सप्लाई वक्र होता है, कर्व होता है। और यह जो कर्व है ये बताता है कि विभिन्न मूल्यों पर सभी फर्में वस्तु की कितनी कितनी क्वांटिटी बेचने को तैयार हैं। अल्पकाल में सभी फर्मों का जो सप्लाई वक्र है उनकी मार्जिनल कॉस्ट की प्रकृति के अनुसार बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठता हुआ होता है। और वह क्यों होता है? क्योंकि ये हमें यह बताता है कि जैसे जैसे मूल्य बढ़ता जाता है वैसे वैसे उद्योग द्वारा उस वस्तु की पूर्ति में भी वृद्धि की जाती है। लेकिन अल्पकाल में समय इतना नहीं होता, इसके कारण क्योंकि शॉर्ट पीरियड होता है, यह वृद्धि केवल वेरिएबल जो फैक्टर्स हैं उनकी मात्रा में परिवर्तन करके ही की जा सकती है। तो देखिए ये कर्व है, उद्योग का अल्पकालीन साम्य कर्व है ये, और ये हमें यह बताता है कि डी उद्योग का मांग वक्र है और एसएस उद्योग का सप्लाई वक्र है। डी वक्र ने एसएस को किस पॉइंट पे काटा है? देखिए ई पॉइंट पे काटा है यहाँ। इट मीन्स यह इक्विलिब्रियम पॉइंट है और उद्योग में साम्य होने के लिए यह आवश्यक है कि उद्योग में जितनी भी जो फर्म लगी है वो कैसी होनी चाहिए? इक्विलिब्रियम की पोजीशन में होनी चाहिए। और फर्म अल्पकाल में साम्य की स्थिति में एबनॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और हानि तीनों हो सकती है। क्लियर? अब देखिए यहाँ आ जाते हैं हम फर्म की इधर। तो E1 पॉइंट जो है वो साम्य की स्थिति है क्योंकि इसी बिंदु पर फर्म का मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट दोनों बराबर है। यहाँ देखिए इधर ही बराबर है। इस साम्य बिंदु पर फर्म की जो औसत लागत वक्र है SAC जो है, तो फर्म E1C के बराबर प्रति इकाई क्या है? हानि है। और यदि फर्म के साम्य की स्थिति में औसत लागत वक्र SAC2 है तो फर्म का को न तो लाभ होगा न हानि। और फर्म का यदि औसत लागत वक्र SAC3 की बात करते हैं तो फर्म BE1 के बराबर प्रति इकाई ऐसी सामान्य लाभ कमाती है। तो इस प्रकार इससे स्पष्ट होता है कि अल्पकाल में उद्योग उस समय साम्य की स्थिति में होता है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन में होता है, जब उद्योग की अल्पकालीन टोटल डिमांड और टोटल जो सप्लाई है दोनों एक दूसरे के बराबर होती है। और अल्पकाल की स्थिति में उद्योग में लगी सभी फर्में कैसी होनी चाहिए? इक्विलिब्रियम की पोजीशन में होनी चाहिए। एक उद्योग के अल्पकालीन साम्य के साथ अधिक सामान्य लाभ और हानि का सह अस्तित्व हो सकता है। क्लियर? अब बात करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री इन लॉन्ग रन। तो देखिए दीर्घकाल जो है वो एक लंबा पीरियड होता है और एक उद्योग दीर्घकाल में उस स्थिति में इक्विलिब्रियम की पोजीशन में होता है जब उद्योग का लॉन्ग टर्म डिमांड कर्व और लॉन्ग टर्म सप्लाई कर्व दोनों समान होते हैं। और इस इक्विलिब्रियम की स्थिति में उद्योग का उत्पादन स्थिर हो जाता है तथा उसमें परिवर्तन की कोई टेंडेंसी नहीं होती है। और ऐसा तब होता है जब दो शर्तें पूरी होती हैं, कंडीशंस होती हैं। ये जो कंडीशन आपके सामने, ये कंडीशन देखिए, फर्म शुड बी इक्विलिब्रियम, साम्य की स्थिति में होनी चाहिए उद्योग में लगी जितनी भी फर्में हैं। ऐसा तब होता है जब फर्म का मार्जिनल रेवेन्यू एवं मार्जिनल कॉस्ट दोनों बराबर होते हैं, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू। और इस साम्य स्थिति में फर्म का लागत वक्र सीमांत आगम वक्र को नीचे से काटना चाहिए। ये सेकंड पॉइंट अपना आ गया है। फिर फर्मों की संख्या में परिवर्तन की टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। और ऐसा तब होगा जब उद्योग में लगी प्रत्येक फर्म केवल सामान्य लाभ ही कमा रही हो, क्योंकि यदि कोई फर्म एब्नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है तो नई फर्म 100% प्रवेश करेंगी क्योंकि लाभ कमाना है। और इसके विपरीत यदि फर्म को हानि होती है तो कुछ फर्मों में उद्योग को छोड़ने की टेंडेंसी होती है। अतः इक्विलिब्रियम पॉइंट पर प्रत्येक फर्म की दीर्घकाल मार्जिनल कॉस्ट फर्म की लॉन्ग टर्म रेवेन्यू के बराबर
होना चाहिए तथा यह एवरेज कॉस्ट के बराबर होना चाहिए। इट मीन्स LCM इक्वल्स MR इक्वल्स टू LCM, AR इक्वल्स टू LAC की स्थिति होनी चाहिए। तो देखिए ये लॉन्ग टर्म में इक्विलिब्रियम है इंडस्ट्री का। दीर्घकाल में उद्योग की साम्य स्थिति बताई गई है। DD डिमांड कर्व है, SS सप्लाई कर्व है। DD तथा SS दोनों किस पॉइंट पर काट रहे हैं? E पॉइंट पर काट रहे हैं, जो इक्विलिब्रियम का पोजीशन है। इस साम्य स्थिति में जो प्राइस डिसाइड हुआ है दैट इज OP, जो फर्म के लिए दिया हुआ होता है। फर्म इस मूल्य के अनुसार अपना जो प्रोडक्शन वो एडजस्ट करती है और फर्म का साम्य बिंदु दैट इज E1 होता है, जहाँ फर्म के LMC लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। किंतु अब बात करें तो इस साम्य बिंदु पर केवल LMC तथा MR ही बराबर नहीं है, बल्कि फर्म का लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट तथा मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर है। अतः फर्म OM1 मात्रा का उत्पादन करेगी तथा सामान्य लाभ कमाएगी। क्लियर? अब बात करते हैं, देखिए लॉन्ग टर्म की बात करें तो इक्विलिब्रियम इंडस्ट्री इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय लॉज ऑफ रिटर्न से भी अफेक्टेड होती है। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट, इंक्रीजिंग रिटर्न और डिमिनिशिंग कॉस्ट कंडीशन। सेकंड, कांस्टेंट रिटर्न और कांस्टेंट कॉस्ट कंडीशन। एंड थर्ड, डिमिनिशिंग रिटर्न्स और इंक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशन। सबसे पहले बात करेंगे हम इंक्रीजिंग रिटर्न और डिमिनिशिंग कॉस्ट कंडीशन। तो देखिए जब इंक्रीजिंग रिटर्न की बात करें तो सप्लाई और कॉस्ट लाइन LPS इज फॉलोइंग ड्यू टू फॉल ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। इफ डिमांड ऑफ इंडस्ट्री इंक्रीजेस, कितनी बढ़ी? D1 बढ़ती है तो कॉस्ट विल रिड्यूस फॉर एडिशनल प्रोडक्शन, प्राइस विल ऑल्सो रिड्यूस P1। क्लियर? इफ डिमांड इज डिक्रीज टू D2, अगर D2 तक कम हो जाती है तो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट विल E2, यहाँ आ जाएगा E2 पर, और प्राइस कितनी इंक्रीज हो जाएगी? OP2 हो जाएगी। क्लियर? अब बात करेंगे कांस्टेंट रिटर्न और कांस्टेंट कॉस्ट कंडीशन की। देखिए कांस्टेंट की बात करें तो अब यहाँ कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों इक्वल होगा, प्राइस उसी पे डिसाइड होगी। तो इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ प्रोडक्शन हैज़ नो इफेक्ट ऑन कॉस्ट अंडर कांस्टेंट रिटर्न और कांस्टेंट कॉस्ट कंडीशन। LPS वो है हॉरिजेंटल अंडर कांस्टेंट रिटर्न और कांस्टेंट कॉस्ट कंडीशन। OX के हॉरिजेंटल होती है। इंक्रीज इन डिमांड टू D1 और डिक्रीज इन डिमांड टू D2 द प्राइस रिमेन अनचेंज। प्राइस में इंक्रीज और डिक्रीज का किसी प्रकार से कोई चेंज नहीं है। ये देखिए सभी साम्य बिंदु यहीं आ रहे हैं कांस्टेंट लाइन पर, तो यहाँ पर प्राइस में किसी प्रकार से कोई चेंज नहीं हो रहा है, चाहे डिमांड इंक्रीज हो चाहे डिमांड डिक्रीज हो। अब बात करेंगे डिमिनिशिंग रिटर्न और इंक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशन की। तो देखिए ड्यू टू लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट LPS इंक्रीज, यहाँ इंक्रीज हो रहा है LPS, क्योंकि कौन सा लॉ लागू हो रहा है? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट की बात कर रहे हैं। तो इंक्रीज इन डिमांड टू P2 द कॉस्ट विल इंक्रीज फॉर इंक्रीज एडिशनल प्रोडक्शन। जैसे जैसे डिमांड में इंक्रीज होगा तो जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी। इंडस्ट्री विल ऑल्सो इंक्रीज द प्राइस P1 एंड व्हेन डिमांड विल डिक्रीज टू P2 प्राइस विल ऑल्सो रिड्यूस। ठीक है, ये इस तरह से ये कंडीशन